कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम मैरी होता है। वो नन्स के बीच एक कॉन्वेंट में रहती है। नन्स उसे डिसिप्लिन सिखाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन मैरी किसी की बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। इस वजह से नन्स हमेशा नाराज रहती हैं। एक दिन राजा अपने प्रजा के बीच एक स्पीच दे रहा होता है। वो एक अच्छा, दयालु और सक्सेसफुल राजा होता है जो हमेशा अपने लोगों की देखरेख करता है। तभी अचानक उस पर एक जानलेवा हमला होता है। हमला भयानक होता है, लेकिन राजा बच जाता है, सिर्फ घायल होता है। इस घटना के बाद उसके मन में एक डर पैदा होता है। अगर एक दिन मैं मर गया तो मेरे राज्य का क्या होगा। इसलिए वो अपने सलाहकारों को इस समस्या का सलूशन ढूंढने को कहता है। सलाहकारों में से एक साइंटिस्ट टाइप सलाहकार होता है जो हमेशा अजीब रिसर्च में लगा रहता है। वो बताता है कि उसे एक ऐसे समुद्री जीव के बारे में पता चला है जो राजा को अमर बना सकता है। ये सुनते ही राजा अपने सबसे होशियार और बहादुर कैप्टन को एक मिशन पर भेजता है। उसे उस समुद्री जीव को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है। कैप्टन तूफानी मौसम और गहरे समंदर से गुजरते हुए उन जीवों को ढूंढ लेता है। वो जाल बिछाकर 2 जीव पकड़ता है, लेकिन उनमें से एक को छोड़ देता है क्योंकि साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए सिर्फ फीमेल जीव ही चाहिए होता है। ये खबर साइंटिस्ट तक पहुंचती है और वो बहुत खुश होता है। फिर वो राजा को अपना अगला प्लान बताता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा और चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेगा, उसी पल इस समुद्री जीव की बलि देनी होगी। उसका दिल निकालकर उसकी ताकत से आपको अमर बनाया जा सकता है। ये सुनकर वहाँ खड़े एक सलाहकार जो चर्च का प्रीस्ट भी होता है तुरंत विरोध करता है। वो किसी की जान लेने के सख्त खिलाफ होता है, लेकिन राजा अपने अमर होने के सपने से अंधा उसे नजरअंदाज कर देता है और एक्सपेरिमेंट की परमिशन दे देता है। प्रीस्ट समझ जाता है कि वो राजा को अकेले नहीं रोक सका, इसलिए वो सोचता है कि राजा की बेटी को महल में बुलाया जाए। शायद उसे देखकर राजा का मन बदल जाए। वो खुद मैरी को कॉन्वेंट से लेने जाता है। मैरी महल देखकर हैरान और खुश होती है क्योंकि उसने कभी इस तरह के महल को पास से नहीं देखा होता है। महल की एक नौकरानी उसे रिसीव करती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती हैं। राजा एक दिन मैरी को रास्ते में देख लेता है। वो उसे बहुत प्यार से, जैसे पहले से जानता हो, ऐसे पेश आता है। ये देखकर मैरी हैरान होती है क्योंकि उसे अभी तक खुद नहीं पता कि वो राजा की बेटी है। ये बात अभी भी उसके लिए एक राज होती है जिसका पता मैरी को बाद में चलता है। इधर समुद्री जीव को महल के अंदर एक बड़े पानी की हवेली जैसे हिस्से में रखा जाता है जो उसके लिए एक जेल से कम नहीं होता है। राजा उसे देखने आता है, लेकिन समुद्री जीव न ऊपर आती है न राजा के करीब। ये देखकर राजा निराश होकर वापस चला जाता है। एक दिन मैरी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, वो उस आवाज की तरफ खींची चली जाती है और वही पहुंचती है जहाँ समुद्री जीव रखी गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक अजीब सा कनेक्शन महसूस करते हैं। मैरी उसके करीब जा रही होती है, तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। बाद में मैरी चेलो बजाकर फिर से उस क्रीचर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। इसके बाद मैरी रोज उस क्रीचर के पास आने लगती है। इसी दौरान वो कैप्टन से भी बातें करने लगती है और दोनों के बीच भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन राजा पेंटिंग बना रहा होता है। मैरी उसके पास आती है, उसकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा करती है। राजा उसे बताता है कि वो उसके लिए इतनी केयर करता है क्योंकि मैरी उसकी गुजर चुकी बीवी जैसी दिखती है। ये सुनकर मैरी के दिल में राजा के लिए और ज्यादा इज्जत पैदा हो जाती है। राजा उसका स्केच बनाता है और गिफ्ट में दे देता है, जिसे देखकर मैरी और भी इमोशनल हो जाती है। एक दिन अचानक जब मैरी गहरी नींद में होती है, उसे एक बार फिर समुद्री जीव की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार की आवाज कुछ अलग होती है। पूरी बात समझने के लिए वो सीधे पानी के अंदर कूद जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, मैरी देखकर हैरान रह जाती है। वो समुद्री जीव एक असली जलपरी यानी मरमेड निकलती है। तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर मरमेड तुरंत दूर चली जाती है। कुछ दिन बाद जब कैप्टन और मैरी घुड़सवारी का मजा ले रहे होते हैं, एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैरी घोड़े से गिर जाती है और उसके हाथ में गहरी चोट आ जाती है। महल में इलाज के बाद पता चलता है कि जख्म इतना बुरा है कि अगर हाथ ठीक नहीं हुआ तो उसे काटना पड़ सकता है। ये सुनते ही कैप्टन का दिल घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मरमेड के पास जादुई पावर्स हैं। शायद वो मैरी का हाथ बचा सकी है। इसलिए वो चुपके से मैरी के पास जाता है और उसको वही पानी वाले हिस्से में ले जाता है और उसे अंदर जाने देता है। मरमेड पानी में उसके चक्कर लगाती है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते मैरी का हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। अगले दिन राजा ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी ठीक हो चुकी है। साइंटिस्ट भी बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि अब उसके पास प्रूफ होता है कि मरमेड के पास वास्तव में जादुई
जादुई शक्तियां हैं। अगले कुछ दिनों में कैप्टन और मैरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इधर राजा दिल पे पत्थर रखकर एक राजकुमार से मैरी का रिश्ता पक्का कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस राजकुमार के पास बहुत पैसा होता है और राजा का खुद का राज्य कर्ज में डूब चुका होता है। फादर को जब ये बात पता चलती है, वो राजा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं मानता। मैरी फिर एक बार मरमेड से मिलने जाती है। दोनों की अब पक्की दोस्ती हो चुकी होती है। इस अनजाने पानी में मरमेड का सहारा सिर्फ मैरी ही होती है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद राजा मैरी को बुलाता है। वो उसे बताता है कि मैरी उसकी मर चुकी बीवी जैसी दिखती है, क्योंकि असल में मैरी उसकी ही बेटी है। जन्म देती ही मैरी की माँ मर गई थी और उसकी इच्छा थी कि मैरी महल से दूर रहे, इसलिए वो नंस के पास पली बढ़ी एक कॉन्वेंट में। ये सच सुनना मैरी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो थोड़ी खुश जरूर होती है कि उसका पिता यानी राजा अभी जिंदा है, और तब उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। राजा कहता है कि राज्य मुश्किल में है और मैरी को राजकुमार से शादी करनी होगी ताकि वो राज्य को बचा सके। मैरी गुस्से से भर उठती है। वो कहती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी और वहाँ से निकल जाती है। उसके दिल में राजा के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब वो समझ जाती है कि राजा सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और शायद इसी वजह से मैरी की माँ मैरी को उसके साथ नहीं रहने देना चाहती थी। इधर साइंटिस्ट राजा के पास जाता है और कहता है कि टाइम आ गया है, जल्द ही मरमेड की बलि देनी होगी ताकि राजा अमर बन सके। फादर ये सब सुनकर बिल्कुल सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर राजा एक बेचारी मरमेड को मारने जा रहा है तो वो उसका साथ नहीं देंगे और वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। टाइम के साथ राजा धीरे धीरे घमंडी और अंधा होता जाता है। इधर कैप्टन साइंटिस्ट के रूम में घुसकर सारे राज जान लेता है। वो समझ जाता है कि मरमेड की बलि का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। वो तुरंत मैरी के कमरे में जाकर उसे बताने की कोशिश करता है। जब मैरी दरवाजा नहीं खोलती, वो सारे कागज दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता है। जब मैरी मरमेड से मिलकर वापस आती है, वो कागजों को पढ़ती है और पूरी सच्चाई समझ जाती है। फिर वो सीधा राजा के पास जाकर कह देती है कि वो किसी भी कीमत पर मरमेड को मारने नहीं देगी, लेकिन राजा पावर के लिए इतना अंधा हो चुका होता है कि वो अपनी बेटी की नहीं सुनता। मैरी फिर फादर के पास जाती है। महल में वही एक आदमी होता है जिससे वो सच में विश्वास करती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फादर वापस महल आता है और ड्रामा करता है कि वो मैरी को शादी के लिए लेने आया है और दोनों महल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आने के बाद फादर कहते हैं, अब तुम सीधे मरमेड के पास जाओ, उसे बचाना ही सबसे पहला काम है। मैरी तुरंत पानी वाले हिस्से में पहुंचती है, लेकिन देखकर हैरान रह जाती। वहाँ का पानी निकाला जा रहा होता है ताकि मरमेड को पकड़कर राजा के पास ले जाया जा सके, और ये सब राजा कैप्टन से जबरदस्ती करवा रहा होता है, क्योंकि टाइम के साथ कैप्टन के दिल में भी मरमेड के लिए हमदर्दी आ जाती है। बात करते वक्त कैप्टन अपनी नाराजगी जताता है कि मैरी किसी और से शादी करने वाली थी, लेकिन मैरी उसे अच्छे से समझाती है कि ये सब राजा उससे जबरदस्ती करवा रहा था और कैप्टन का कंफ्यूजन दूर करती है। ये सुनकर कैप्टन को थोड़ी राहत मिलती है। अब दोनों मिलकर मरमेड को बचाने का प्लान बनाते हैं। कैप्टन बताता है कि पास वाली पाइपलाइन से पानी सीधा समंदर में जाता है। अगर किसी तरह मरमेड को उस पानी तक पहुंचा दिया जाए तो वो आसानी से समंदर में वापस चली जाएगी। इसलिए कैप्टन पास के पानी वाले गेट को खोल देता है ताकि पानी वहीं से बहकर जा सके। लेकिन तभी साइंटिस्ट वहां आ जाता है, क्योंकि उसके आदमियों ने उसे बता दिया होता है कि मरमेड को भगाया जा रहा है। इसी बीच कैप्टन, मैरी और साइंटिस्ट के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट कैप्टन पर हमला करता है और उसे पानी में गिरा देता है। वो घायल भी हो जाता है। मैरी से भी उसकी टक्कर होती है, लेकिन वो समझदारी से साइंटिस्ट के पैर में रस्सी बांध देती है और उसे वैसे ही छोड़ देती है। इस दौरान मैरी मरमेड को बोलती है कि वो निकलकर पास वाले पानी में चली जाए। मरमेड बात समझ जाती है और साथ ही कैप्टन को भी उठा लेती है, जो जख्मी होता है। फिर वो पूरी स्पीड में तैरते हुए छलांग लगा देती है और पास के पानी में जाकर पाइप के रास्ते से समंदर की तरफ निकल जाती है। मैरी भी घोड़े पर बैठकर तेजी से किनारे की तरफ
निकल पड़ती है ताकि वो मरमेड से समंदर के पास मिल सके। इधर ये खबर राजा तक पहुंच जाती है क्योंकि मरमेड की बलि का टाइम आ चुका होता है। राजा तुरंत अपने जहाजों को उस किनारे पर तैनात कर देता है जहां पाइप का पानी समंदर से मिलता है। मैरी किनारे की तरफ दौड़ती है, राजा भी उसी की तरफ तेजी से बढ़ता है क्योंकि सूर्य ग्रहण का वक्त आ चुका होता है और वही मरमेड की बलि का सही टाइम होता है। किनारे पर बेटी और बाप फाइनली आमने सामने होते हैं। यहाँ मैरी अपना सारा दर्द बयां करती है, कैसे वो बचपन से अपने बाप से मिलने को तड़पती रही और जब मिली तो सिर्फ कुछ मिनट की खुशी मिली। उसके बाद राजा उससे जबरदस्ती शादी करवाने लगा। तभी वो देखती है कि मरमेड कैप्टन के साथ सुरक्षित समंदर में पहुंच गई है। मैरी राजा से कहती है, मैं अब पानी में कूदने वाली हूँ, इतनी ऊंचाई से गिरूंगी तो मैं बच नहीं पाऊंगी, सिर्फ मरमेड ही मुझे बचा सकती है। अगर तुमने मरमेड को मारा तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे और अगर तुम अपनी बेटी को बचाओगे तो बलि का वक्त निकल जाएगा। अब फैसला राजा पर होता है, क्या वो एक घमंडी राजा बनेगा या एक सच्चा बाप। मैरी अपनी माँ का लॉकेट जो राजा ने उसे दिया था वहाँ छोड़ देती है और पानी में कूद जाती है। राजा शॉक में रह जाता है। सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका है, उसके शूटर्स मरमेड पर निशाना लगा चुके होते हैं, लेकिन राजा उन्हें रोक लेता है। मरमेड पानी में चोटिल पड़ी मैरी को उठा लेती है और अपने जादू से उसकी जिंदगी बचा लेती है। कैप्टन, मैरी और मरमेड तीनों बहुत खुश होते हैं। ये देखकर फादर राजा की तारीफ करता है, तुम पहले ही एक अच्छे राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अब तुम एक अच्छे बाप भी बन चुके हो। राजा अपने गुनाहों की माफी मांगता है और फादर उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद मैरी और कैप्टन खुशी खुशी समंदर के खुले आसमान के नीचे सफर करते रहते हैं। वो कभी कभी मरमेड से मिलने भी जाते हैं। मरमेड उन्हें अपनी पानी के नीचे की जादुई दुनिया भी दिखाती है जो इंसानों की दुनिया से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और रंगीन होती है। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।